घने अंधेरे की रात में एक कार सड़क पर अपनी गति बनाए दौड़े जा रही थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि एक कार तक नहीं नजर आ रही थी। वहीं उस कार में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था और अंदर बैठा एक आदमी अपने सामने रखी तस्वीर को देखते हुए कहता है, बस कुछ देर और उर्मिला, फिर मैं जल्दी ही आपके और अपनी नन्ही प्रिंसेस के पास आऊँगा। जल्दी वो समय आएगा जब मैं अपनी नन्ही सी परी को अपने हाथों में उठाऊंगा। मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रही होंगी, पर क्या करूं, काम भी जरूरी था और अभी जाकर खत्म हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि अभी नहीं पता कि मेरा बेटा है या बेटी, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है मेरी प्रिंसेस ही होगी और इस बार आपसे ये शर्त तो मैं जीत ही जाऊंगा। ये सब कहते हुए वो आदमी मुस्कुरा देता है और आगे देखते हुए अपनी कार चलाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के सिटी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में एक गर्भवती औरत दर्द से करा रही थी। उसका पिछले आधे घंटे से ऑपरेशन चल रहा था, पर अभी तक डॉक्टर उसकी डिलीवरी नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर था और ऊपर से उसकी माँ बुरी तरह से थक चुकी थी। उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। ये बिल्कुल ऐसा था कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर उस औरत का भाई और भाभी चिंता में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना समय क्यों लग रहा है। ऊपर से डॉक्टर भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और उन दोनों के चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट बिखर जाती है। वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को कपड़े में लिपेटकर बाहर लाते हैं और उसकी मामी को पकड़ाते हुए कहती है, बधाई हो, बेटी हुई है। उसकी मामी निर्मला उस बच्ची को देखते हुए कहती है, अरे ये तो कितनी प्यारी है, बिल्कुल भाई साहब पर गई है। तभी उसका पति राजेश कहता है, इसकी आंखें बिल्कुल मेरी गुड्डी पर गई हैं, देखो तो कैसे टुकुर टुकुर देख रही जा रही है। यही सब कहते हुए वो दोनों हंस देते हैं। तभी निर्मला जी कहती हैं, आपने भाई साहब को फोन कर दिया क्या? राजेश कहता है, अरे मैं तो भूल गया, अभी करके आता हूँ। निर्मला हाँ में सिर हिला देती है और राजेश एक और जाता है और उर्मिला के पति यानी कि प्रताप जी को फोन लगाता है और अचानक ही उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। निर्मला जब उन्हें ऐसे देखती है तो वो बच्ची को नर्स को पकड़ाकर खुद राजेश जी के पास जाती है और पूछती है, जी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो? राजेश कुछ नहीं बोल पाता और उसे ऐसे देख निर्मला की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो कभी अपने पति के चेहरे को तो कभी नीचे गिरे फोन को देखती। आखिर राजेश उसे सब बता देता है। वही निर्मला के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब एक पल में क्या हो गया। वो अपनी जगह पर जमी सी खड़ी रह गई। तभी उसके पास नर्स आती है और उन्हें कहती है, आपको पेशेंट अंदर बुला रहा है। निर्मला हाँ में सिर हिलाती हुई और वो और राजेश अंदर चले जाते हैं। वहां पर उर्मिला बेड पर लेटी हुई थी और वो दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। उसकी बगल में उसकी नवजात बच्ची सो रही थी। राजेश धीरे से कहता है, कैसी हो गुड्डी? उर्मिला हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अब ठीक हूँ भाई साहब। इसके बाद राजेश और निर्मला वहीं खड़े रहते हैं। उर्मिला उनके मुरझाए चेहरे देखकर पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राजेश जी खुद को संभालते हुए कहते हैं, सब ठीक है, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो लोग बात को टाल तो देते हैं, पर उर्मिला को अभी भी कुछ खटक सा रहा था। वो अपने आसपास नजर घुमाते हुए कहती है, ये नहीं आए क्या अभी तक? उर्मिला की बात सुन निर्मला से रहा नहीं जाता और रोते हुए उसके गले से लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उर्मिला को अब घबराहट होने लगी थी। वो उलझन में भरे लहजे में कहती है, आप लोग बता क्यों नहीं रहे, आखिर हो क्या गया है? उर्मिला का चेहरा देख राजेश की आंखों के कोने भी भीग जाते हैं। निर्मला खुद को संभालते हुए कहती है, वो दीदी भैया। क्या भैया? वो कहाँ है? ठीक तो है ना? कहाँ है वो? उर्मिला का बुरा हाल हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर कोई उसे बता भी नहीं रहा था कि आखिर हो क्या गया और उसका पति है कहाँ। तभी निर्मला कहती है, दीदी
वो भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस का कहना है कि शायद वो कार से बाहर खाई में गिर गए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। उर्मिला अपनी जगह ठगी सी रह जाती है। आखिर उसकी किस्मत ने आज ये क्या किया। वो कब से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, जब वो अपने बच्चे को अपने हाथ में लेते, और आज ये सब। उर्मिला की चीख निकल जाती है और अचानक उसे अपने शरीर में दर्द का एहसास होता है, क्योंकि अभी वो बहुत कमजोर थी और ऊपर से ऐसी खबर सुन उसका हाल बेहाल हो जाता है। निर्मला बच्ची को जल्दी से अपनी गोद में लेती है और राजेश जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर सबको बाहर भेज देते हैं और उर्मिला जी को चेक करते हैं। बाहर खड़े उन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। निर्मला राजेश से कहती है, जी दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना। हौसला रखो निर्मला, सब ठीक होगा। राजेश उसे हौसला देते हुए कहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। वो पहले ही काफ़ी कमज़ोर थी और शायद उन्हें किसी चीज़ का सदमा लग गया है और वो उसे सह नहीं पाए। यह कहने के बाद डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती है। काफ़ी देर बाद वो उर्मिला जी के शरीर को घर ले आए। घर पर प्रताप जी की माँ सबका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें तो किसी बात का पता ही नहीं था। जब उन्हें इस बात का पता चला कि वो अपने बेटे और बहू को खो चुकी हैं, तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो निर्मला से बच्ची को लेती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। उर्मिला जी का दाह संस्कार करने के बाद अगले दिन ही राजेश को पता नहीं क्या सोचती है। वो बच्ची को गुस्से से देखते हुए कहता है, ये लड़की ही मनहूस है। दुनिया में आते ही पहले तो अपने बाप को खा गई और तो और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। उसकी दादी संयता जी राजेश से कहती हैं, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो। इस समय इस मासूम का क्या कसूर है। अगर हमने अपनों को खोया है तो इस बच्ची ने भी अपने माँ बाप को खो दिया है। राजेश चिढ़ते हुए कहता है, ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से मेरी गुड्डी की जान चली गई, यही खा गई है उन दोनों को। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। निर्मला भी उसके पीछे ही चली जाती हैं। उसे भी राजेश की बात पर भरोसा था कि इस बच्ची के आते ही यह सब हुआ है। वहीं दादी उस बच्ची को देखते हुए कहती हैं, ये मनहूस नहीं है, यह तो मेरी प्यारी पोती है, मेरा इस दुनिया में रहने का आखिरी सहारा, मेरे प्रताप की आखिरी निशानी। और अब मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसे एक अच्छी इंसान बनाऊंगी। कि तभी वो बच्ची रोने लग जाती है और दादी कहती हैं, अरे क्या हुआ, मेरे बच्चे को भूख लगी है, और उसे किचन में ले जाती हैं ताकि दूध गर्म कर पिला सके। दूसरी तरफ कमरे में निर्मला राजेश से कहती है, जी क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। राजेश कहता है, हाँ निर्मला, अब हम उस मनुष्य को यहाँ तो नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ रही तो हमेशा हमारे आने वाले बच्चे पर खतरा बना रहेगा। और तुमने वो तो सुना था ना, वो पड़ोस वाली औरत कह रही थी, इसका जन्म अमावस्या को हुआ है और इसके जैसी अशुभ लड़की कोई नहीं है। तो हम क्यों इसे यहाँ रखेंगे। पहले तो अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारा बसता हुआ घर उजाड़ने चली आई है। निर्मला कहती है, तो क्या हम इसे कहीं छोड़ आए। राजेश कहता है, हाँ यही करते हैं, चलो अभी मैं इसे लेकर जाता हूँ और किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आता हूँ। यह कहकर वो बिस्तर से खड़ा होता है और दादी के कमरे की ओर चल देता है ताकि उस बच्ची को लेकर जा सके। वहां जाते ही वो देखता है कि बच्ची बिस्तर पर बीच में पड़ी थी। वो उसे उठा लेता है और बाहर लेकर जाने लगता है, पर दादी उसके आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, राजेश कहाँ लेकर जा रहे हो इसे। राजेश कहता है, माँ जी किसी अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ ताकि इसका साया हमारे बच्चे पर ना पड़े। दादी गुस्से से कहती हैं, पागल हो गया है क्या तू। ये मेरे प्रताप और उर्मिला की आखिरी निशानी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यह कहकर दादी बच्ची उससे ले लेती हैं और बिस्तर की ओर चल देती हैं, पर जाते हुए कहती हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये यहाँ पर तुम लोग रह रहे हो ये इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी बहन का घर है, पर अब यह सब मेरी बच्ची का है। आगे से ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग में लाने का सोचना भी मत, वरना इस घर से निकालते देर नहीं लगेगी मुझे। राजेश गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है।
वही दादी बच्ची को लेकर बिस्तर पर लेट जाती हैं और प्यार से उसे देखते हुए कहती हैं, जब तक तेरी दादी है तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरी गुड़िया। पर मैंने तेरा नाम तो रखा ही नहीं। वो क्या कहती थी उर्मी? दादी सोचते हुए, हाँ याद आया, जानवी। यही नाम सोचा था ना तेरे माँ बाबा ने, तो आज से आपका नाम जानवी है। वो बच्ची भी खिलखिलाकर मुस्कुरा देती है, जैसे उसे भी यह नाम पसंद आ गया हो। दादी भी उसे मुस्कुराकर देखती हैं और उसे सुलाने के बाद खुद भी सो जाती हैं। सुबह सुबह पूरे घर में आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बूढ़ी औरत पूजा की थाली को अपने घर के मंदिर में रखती हुई रसोई में जाकर दूध का गिलास गर्म करने लग जाती है। तभी उसके हाथ से एक बर्तन छूट जाता है जिसमें रात वाली बची हुई सब्जी थी। इसी के साथ एक तेज और तीखी आवाज सभी के कानों में पड़ती है, अरे क्या कर दिया? अब यहाँ की सारी चीजें मुफ्त में आती हैं क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, किसी को बस काम बिगड़वा लो जितना मर्जी। पता नहीं कब ये बुढ़िया जाएगी इस दुनिया से। वो बूढ़ी औरत बर्तन उठाती है और फर्श से सब्जी साफ कर देती है और दूध का गिलास अपने कमरे में लेकर जाने लगती है कि तभी गुस्से से दनदनाती हुई एक औरत जो तकरीबन 42-43 साल की होगी वहां आती है और उस बूढ़ी औरत के हाथ से दूध का गिलास छीनते हुए कहती है, पहले तो हमारा ये नुकसान कर दिया और अभी अपनी महारानी के लिए ये इतना महंगा दूध लेकर कहाँ चली? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा उसे भूख लगी होगी, उसने कल रात कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि उसे ये देकर आ जाती हूँ, उसे थोड़ी ताकत मिलेगी। वो औरत दूध का गिलास एक और रखती है और गुस्से में अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ओह, तो अब महारानी को ताकत चाहिए? कुछ काम तो करना है नहीं उसे। पहले तो हमारे घर में मुफ्त का रह रही है और अभी बिस्तर में पड़े पड़े सेवा भी करवानी है। तभी एक लड़की जो कि 19-20 साल की लग रही थी अपनी आंखें मलते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और आलस भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, उठ गई मेरी प्रिंसेस। वो लड़की उसके गले लग जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। तभी वो औरत कहती है, देखिए ना राजेश, आज फिर उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। राजेश निर्मला से कहता है, इस सबको छोड़ो निर्मला, ये बताओ कि जतिन कहाँ है? जतिन और मीसा दोनों राजेश और निर्मला के बच्चे हैं और दोनों जुड़वा हैं। तभी वो लड़की मीसा अपना सिर उठाती है और कहती है, पापा वो भाई जिम गए हुए हैं। तभी दरवाजे से एक लड़के की आवाज़ आती है, ओ हेलो, गया नहीं? आ गया। वो लड़का वहां आता है और टेबल पर रखा दूध का गिलास उठाकर पीते हुए बोलता है, क्यों पापा, कुछ काम था क्या? राजेश कहता है, हाँ वो आज रवि का बेटा आ रहा है और तुम उसे शाम को लेने रेलवे स्टेशन चले जाना। तभी निर्मला कहती है, वो यहाँ पर अचानक कैसे आ रहा है? राजेश कहता है, वो क्या है कि उसने यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो रहने के लिए उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि वो हमारे यहाँ रह लेगा जब तक उसका कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता। राजेश की बात पर निर्मला हाँ में सिर हिलाती है और फिर मीसा को कहती है, जा जल्दी तैयार होकर आ जा, वरना आज कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। मीसा हाँ में सिर हिलाती और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं निर्मला भी दादी को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है और राजेश अपने काम पर। जतिन मुस्कुराकर दादी को देखता है और कहता है, दादी जानू उठ गई? इस पर दादी कहती हैं, हाँ बस तैयार हो रही थी, तू भी जल्दी से जाकर तैयार हो जा, फिर तुम तीनों साथ में ही चले जाना अपने स्कूल। दादी की बात पर जतिन हंस देता है और कहता है, अरे दादी वो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ भाई, मैं अभी जानवी को भेजती हूँ। यह कहकर दादी घर के पिछली ओर बने स्टोर रूम की ओर चल देती है। यहाँ पर वो और जानवी रहते थे। जानवी के जन्म के बाद राजेश और निर्मला का व्यवहार उन दोनों के लिए बहुत बदल गया था। राजेश ने दादी के अनपढ़ होने का फायदा उठाए और कैसे भी करके घर को अपने नाम करवा लिया था और दादी को उनके ही कमरे से निकाल दिया था। और अब वहाँ उस छोटे से स्टोर रूम में दादी और जानवी रहते थे। दादी जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं और कमरे में एक बहुत ही सुंदर लड़की एक छोटे से शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। और उस लड़की ने गहरे नीले रंग का बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी
और होठों पर बेहद प्यारी मुस्कान जो किसी को भी पल भर में दीवाना बना दे। वो कोई और नहीं बल्कि जानवी ही थी। दादी दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रही थी और वो खुद से कहती हैं, मेरी गुड़िया बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। स्वभाव में नर और रूप में बिल्कुल परी जैसी। जानवी की नज़र दादी पर पड़ती है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी मीठी आवाज़ में कहती है, अरे दादी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। दादी उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, मेरी गुड़िया तो सबसे प्यारी लग रही है। उनकी बात पर जानवी मुस्कुरा देती है और दादी कहती हैं, अच्छा आप जल्दी कर, बाहर जतिन तेरा इंतजार कर रहा है, वरना तुझे छोड़कर चला जाएगा, जल्दी जा। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, जाता है तो जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे से आवाज़ आती है, अच्छा, एक तो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, ऊपर से तुझे कुछ पड़ी ही नहीं। जानवी हंसकर बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जतिन कहता है, वो सब छोड़, अब चल यार, वरना लेट हो जाएंगे। वो मीसा कब की चली गई है। जानवी जल्दी से अपना बैग उठाती है और कहती है, हाँ हाँ चलो चलो। तभी दादी कहती हैं, अरे कुछ खा तो लो। इस पर जतिन कहता है, दादी वहीं खा लेंगे। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जतिन अपनी बाइक स्टार्ट करता ही है कि उसे और जानवी को निर्मला एक साथ देख लेती है। वो जल्दी से बाहर आती हैं और गुस्से से जानवी को पकड़कर जतिन से दूर करती हैं और कहती हैं, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? मनूस कहीं की, पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे बेटे से चिपके जा रही हो। निर्मला की बात सुन जानवी अपना सर नीचे कर लेती है और वहीं जतिन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों माँ, हर समय से कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, इसमें इसकी क्या गलती है? निर्मला कुछ कहती उससे पहले ही जतिन जानवी का हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बैठने के लिए खींच लेता है और आगे बिना कुछ भी सुने वहां से लेकर चला जाता है। निर्मला गुस्से में गुनगुनाते हुए अंदर चली जाती है और वहीं दादी दूर खड़ी सब देख रही थी। वो खुद से कहती हैं, मेरे अलावा एक जतिन ही है जो मेरी गुड़िया की परवाह करता है। भगवान इन दोनों को साथ ही रखे। और वहां से चली जाती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं और जतिन और जानवी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। जानवी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और जतिन बिजनेस की, तो उनकी क्लास अलग अलग थी। जब जानवी क्लास में जाती है तो वहां पर मीसा पहले से ही मौजूद थी और अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। मीसा ने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था। जब जानवी उसे देखती है तो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती है, पर मीसा अजीब मुंह बनाए दूसरी ओर देखने लग जाती है। जानवी कुछ नहीं कहती है और सबसे आगे वाले बेंच पर जाकर अकेली बैठ जाती है। आज उसकी इकलौती दोस्त सुहानी भी नहीं आई थी, तो वो बस चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे कर उन सबकी सारी क्लास खत्म हो जाती है और जब जानवी बाहर आती है तो उसे बाहर जतिन खड़ा दिखाई देता है। जानवी जल्दी से उसके पास जाती है। उसके वहां जाते ही जतिन कहता है, जानू, आज तुझे रिक्शा लेकर ही घर जाना पड़ेगा। वो सुबह पापा ने शाम को किसी को रेलवे स्टेशन से लाने के लिए बोला था और जब तक मैं वहां जाऊंगा तब तक शाम भी हो जाएगी, तो प्लीज आज का दिन मैनेज कर ले प्लीज। इस पर जानवी मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं भाई, आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी, ध्यान से जाना, ठीक है। ये कहकर जतिन अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जानवी कॉलेज के बाहर रिक्शा ढूंढने चली जाती है और कुछ ही देर में घर चली जाती है। दूसरी तरफ जतिन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा उस लड़के का इंतजार कर रहा था जिसे वो आज यहाँ लेने आया था। काफी देर हो गई थी पर कोई आया ही नहीं था। जतिन को वहीं खड़े शाम के 6 बज गए थे। ऊपर से वो जगह उनके घर से भी काफी दूर थी। जतिन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कौन है यार, 4:30 बजे की ट्रेन से आने का बोलकर 6 बजवा दिए और अभी तक नहीं आया। मैं बस सिर्फ 5 मिनट का ही देखूंगा, इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उसके पीछे से कोई उसे आवाज देता है, एक्सक्यूज मी। जतिन पलटता है और आवाज वाली जगह देखता है। वहां पर एक लड़का खड़ा था जो दिखने में बहुत हैंडसम था और लगभग 22-23 साल का था। वो जल्दी से जतिन के पास आता है और कहता है, क्या आपको राजेश अंकल ने भेजा है? उन्होंने कहा था कि उनका बेटा आएगा लेने, क्या आप वही हो? उस लड़के के ऐसा पूछने पर कि जतिन को क्या राजेश ने भेजा है, जतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ पापा ने ही भेजा है मुझे।
इस पर वो लड़का मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाय, आई एम निखिल मेहरा। जतिन भी मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है, आई एम जतिन। इसके बाद वो निखिल को लेकर घर की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जतिन आगे चल रहा था और निखिल उसके पीछे पूरे घर को देखते हुए आ रहा था। तभी जतिन निखिल से कहता है, अच्छा निखिल, तुम यहीं बैठो, मैं पापा को बुलाकर लाता हूँ। निखिल हाँ में सिर हिलाता है और जतिन वहां से चला जाता है। निखिल बैठने की जगह घर को देखने लग जाता है। वहां पर एक दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो उन्हें देखने के बाद वो अचानक ही पीछे मुड़ जाता है और पीछे से आ रही मीसा से टकरा जाता है। आउश, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मीसा चिल्लाकर कहती है और निखिल को घूरने लग जाती है। निखिल उसे देखते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, वो मेरा ध्यान नहीं था और आप भी अचानक से पीछे से आ गई। मैं अचानक से आ गई? और वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मीसा चिढ़कर कहती है। निखिल कहता है, ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। तुम? मीसा कुछ कहने ही जा रही थी कि जतिन वहां आ जाता है और कहता है, क्या हुआ निखिल, सब ठीक है? तभी मीसा कहती है, हाँ भाई, पता नहीं ये कौन है। जतिन उसे बताते हुए कहता है, अरे ये निखिल है, पापा के दोस्त रवि अंकल का बेटा। अच्छा, वो जिसकी बचपन में नाक बहती रहती थी? मीसा अजीब शक्ल बनाकर कहती है। मीसा की बात सुन निखिल गुस्से में कहता है, तुम ना। कि तभी जतिन दोनों को शांत करवाते हुए कहता है, अच्छा अब बस करो। और फिर निखिल की ओर मुंह करते हुए कहता है, और निखिल, अभी पापा घर पर नहीं है, तो तब तक तुम आराम करो, सफर से थक गए होगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। निखिल हाँ में सिर हिलाता है और जतिन के पीछे चल देता है और जाते जाते मीसा पर एक तिरछी नजर डालता है और बदले में मीसा भी उसे आंख छोटी करके देखती है। निखिल को कमरे में छोड़ने के बाद जतिन भी अपने कमरे में नहाने के लिए चला जाता है। रात को सभी खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और निखिल को देखते ही राजेश जी उसे गले लगाते हैं और घर पर सब ठीक है वगैरह पूछते हैं और सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं। और वहीं दादी सारा खाना बनाकर अपने और जानवी के लिए एक प्लेट में खाना डाल रही थी। अचानक निखिल की नज़र उन पर पड़ती है तो वो निर्मला जी से पूछता है, आपने तो कहा था कि घर पर आप चारों ही रहते हो, फिर वो कौन है? निर्मला दादी की ओर देखती है और फिर निखिल से कहती है, वो बेटा, ये हमारे घर की नौकरानी है। इस उम्र में इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो हमने इन्हें अपने घर के पीछे रहने के लिए जगह और खाना बनाने का काम दे दिया। जतिन अपनी माँ पर एक गुस्से भरी नजर डालता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि पास में बैठे राजेश उसका हाथ पकड़कर रोक देते हैं कि अभी कोई तमाशा ना करे। और जतिन गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता है। उसे गुस्सा आए भी क्यों ना, आखिर वो दादी को अपनी दादी मानता था और उनसे प्यार भी तो बहुत करता था। निखिल निर्मला से कहता है, नाइस आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हो जो उनकी मदद कर रहे हो। क्या वो अकेली रहती हैं? मतलब उनका इस दुनिया में कोई तो होगा ही। इस पर निर्मला कहती हैं, हाँ वो अकेली ही है बेटा, पर अभी ये खाने का समय है तो हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। निखिल कुछ नहीं कहता और खाना खाने लग जाता है। तभी निर्मला कुछ काम है कहकर किचन में जाती हैं और 2-3 मिनट बाद वापस आती हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी अपना और जानवी का खाना लेकर घर के पीछे अपने कमरे में जाती हैं। यहाँ पर जानवी अपनी पढ़ाई कर रही थी। दादी को देखते ही जानवी अपनी किताबें एक ओर रखती है। दादी खाने की प्लेट उसके आगे रख देती हैं। जानवी देखती है कि उन दोनों के लिए एक ही प्लेट थी। वो दादी को देखती है और कहती है, दादी, ये तो एक ही प्लेट है। हाँ, तो मैंने खाना कब का खा लिया है, बस तू ही बाकी है, दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं। आपको तो झूठ भी नहीं बोलना आता दादी, आपने आज तक मुझसे पहले कभी खाना नहीं खाया। क्या आज भी मामी जी ने? ये कहते हुए जानवी चुप कर जाती है। दादी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आज मुझे भूख नहीं थी, बस इसलिए मैं एक ही प्लेट लेकर आई थी। तू चिंता मत कर, बस खाना खा। ये कहकर दादी एक निवाला लेती हैं और जानवी के मुंह में डाल देती हैं। जानवी भी एक निवाला लेती है और दादी की ओर बढ़ाकर कहती है, आप भी खाओ। दादी मुस्कुराते हुए खा लेती हैं।
अगले दिन सुबह 7 बजे जानवी जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए जल्दी चली जाती है, क्योंकि आज उसे अपनी दोस्त सुहानी के घर भी जाना था। और वहीं दादी भी बाकी के घर के काम करने लग जाती हैं। सुबह के 8 बजे सभी लोग नीचे हॉल में ही थे कि राजेश निर्मला से पूछते हैं, बच्चे उठ गए क्या? निर्मला कहती है, जी हाँ। जतिन का तो आपको पता ही है, पता नहीं क्यों हमेशा उस लड़की की इतनी तरफदारी करता है, उसी के साथ कहीं गया हुआ है। सामने से आ रही मीसा की ओर इशारा करते हुए, वो देखिए मीसा भी आ गई। राजेश कहता है, और निखिल कहाँ है? आज उसे अपना दाखला भी तो करवाना है। निर्मला कहती है, वो लगता है अभी सो रहा है, मैं अभी जगह देती हूँ जाकर। राजेश उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। उसे मीसा जाकर उठा देगी। मीसा यह सुन अजीब सी शक्ल बना लेती है। वो बिल्कुल भी उस बंदर के पास नहीं जाना चाहती थी। वो निर्मला जी की ओर देखकर नामे सिर हिलाती है, पर निर्मला उसे आंखें दिखाते हुए जाने का इशारा करती हैं और मीसा बेमन से उठकर निखिल के कमरे की ओर चल देती है। मीसा पहले एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलती है और देखती है कि निखिल बेड पर उल्टा सोया हुआ था। वो उसके पास जाकर कहती है, पापा ने कहा है उठ जाओ। निखिल अभी भी सो रहा था तो मीसा उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए उसे उठाती है, पर निखिल तकिए को उसे लगाकर फिर सो जाता है। मीसा अब बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वो पानी का भरा जग उठाती है और सारा पानी उसके ऊपर उड़ेल देती है। निखिल झट से उठ खड़ा होता है और घूरकर मीसा को देखता है और कहता है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? किसी सो रहे इंसान पर ऐसे कौन पानी फेंकता है? मीसा उसे देखते हुए कहती है, मैं ऐसे ही उठाती हूँ, क्योंकि किसी कुंभकर्ण को उठाने का यही तरीका है। निखिल बेड से कूदकर नीचे आता है और कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मीसा वहां से जाते हुए कहती है, पहले पकड़ तो लो। निखिल खुद की हालत देखता है और अपना सिर हिला देता है और नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आता है और राजेश उसे कहते हैं, आ गए बेटा? निखिल मुस्कुराकर कहता है, जी अंकल। निखिल जल्दी से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी निर्मला उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा तुम कॉलेज जा रहे हो तो मीसा को भी अपने साथ ही ले जाओ, ये कहाँ अकेली जाएगी। निखिल मीसा की ओर देखता है और फिर निर्मला की ओर देखकर हाँ में सिर हिला देता है। मीसा उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी माँ के कहने पर बेमन से उसके साथ चली जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो मीसा उससे कहती है, किस पर जाओगे? निखिल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हवाई जहाज पर चलोगी? मीसा उसी टोन में कहती है, अरे तुम्हारे पास है हवाई जहाज? मुझे तो पता नहीं था। निखिल उसे घूरते हुए कहता है, रिक्शा से चलो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कोई कार लिए नहीं खड़ा हूँ। मीसा चिढ़ते हुए कहती है, इससे तो अच्छा था कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ चली जाती, कम से कम आराम से तो जाती। अब इसके साथ रिक्शा में जाना पड़ेगा। निखिल को उसकी बात सुनाई नहीं देती। वो एक रिक्शा रुकवाता है और मीसा से कहता है, अब चलोगी या आरती की थाल लेकर आऊं? मीसा बेमन से उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी, सुहानी और जतिन कॉलेज पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में मीसा और निखिल भी कॉलेज आ जाते हैं। मीसा सबसे छुपते हुए रिक्शे से निकलती है और जल्दी से कॉलेज के अंदर जाने लगती है। निखिल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो रिक्शे वाले को पैसे देता है और मीसा के पीछे चल देता है। अपने पीछे निखिल को आता देख मीसा एक जगह रुकती है और उससे कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अपना अलग जाओ ना। अरे मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे तो यह भी नहीं पता कि यहाँ एडमिशन कहाँ होता है। क्या तुम मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक छोड़ दोगी? निखिल उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। मीसा चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ने का ठेका नहीं ले रखा है, खुद का खुद देखो। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देखें, समझे? यह कहकर मीसा वहां से चली जाती है और बेचारा निखिल वहीं खड़ा रह जाता है। वो इधर उधर देखता है, तभी पीछे से एक लड़का उसे आवाज लगाता है। निखिल पीछे पलटता है और देखता है कि वहां पर जतिन खड़ा था और उसके साथ दो लड़कियां भी थीं, जो सुहानी और जानवी थी। निखिल जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, शुक्र है भगवान का तुम मुझे मिल गए, वरना इस अनजानी दुनिया में मासूम सा बच्चा खो जाता है। सुहानी अजीब नजरों से उसे देखती है, क्योंकि उसे वो बच्चा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। जतिन निखिल से पूछता है, मिला है प्रिंसिपल सर से? इस पर निखिल कहता है,
अभी कहाँ? मुझे तो यह भी नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ है। तुम्हारी बहन से पूछा था, और वो कहाँ किसी से कुछ बात करती है। इस पर जतिन हंस देता है और कहता है, उसे छोड़ो, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। निखिल मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नज़र जानवी और सुहानी पर पड़ती है, तो वो जतिन से उनके बारे में पूछता है। इस पर जतिन कहता है, ये मेरी बहन जानवी है। जानवी की ओर इशारा करते हुए। और ये उनकी दोस्त सुहानी। सुहानी की ओर इशारा करते हुए। निखिल उलझन भरे लहजे में कहता है, यहाँ तक मुझे पता है मीसा ही तुम्हारी बहन है, तो यह। जतिन मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी बुआ की बेटी है और मेरी बड़ी बहन है। जो कल तुमने दादी देखी थी, ये उन्हीं की पोती है। निखिल को समझ में नहीं आता कि अगर ये उसी घर के सदस्य हैं, तो कल निर्मला ने उससे क्यों कहा था कि वो यहाँ पर काम करती हैं। इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल निखिल मुस्कुराकर जानवी और स्वानी को हेलो बोलता है और अपने बारे में बताता है। और फिर जतिन के साथ वहाँ से चला जाता है, और जानवी और सुहानी भी अपनी क्लास में चली जाती हैं। प्रिंसिपल सर से मिलने के बाद निखिल अपनी क्लास में चला जाता है, और उसे वहाँ पर जानवी, सुहानी और मीसा दिखती हैं। क्योंकि निखिल भी मेडिकल का ही स्टूडेंट था, वो जाकर जानवी और सुहानी के साथ बैठ जाता है, क्योंकि अब तो उन तीनों की भी जान पहचान हो गई थी। भाई, उसके वहाँ जाते ही मीसा शुक्र मनाती है कि अच्छा है वो उसके पास नहीं आया। निखिल को जानवी से बात कर बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसे बहुत ही सीधी सी लड़की लगी। दिन के खत्म होते होते जानवी और निखिल अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले दिन सुबह निखिल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। यहाँ से वो नीचे कुछ काम कर रही जानवी को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आज इतवार होने के कारण सभी घर पर ही थे। काम करते हुए जानवी बार बार अपने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे की ओर किए जा रही थी, और उसे ऐसा करता देख निखिल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। निखिल को इस बात की खबर ही नहीं थी कि किसी की नजरें उस पर है। निर्मला, जो काफी देर से निखिल को देखे जा रही थी, वो मन ही मन जानवी से चिढ़ रही थी। वो वहां से सीधा मीसा के कमरे में जाती है, और मीसा को सोए देख उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आता है, और वो उसे उठाती है। मीसा अलसाई सी आवाज में कहती है, क्यों माँ, सुबह सुबह तंग कर रही हो? निर्मला उस पर बरसते हुए कहती है, तू यहाँ पर सो रही है, और वहां पर वो निखिल ना जाने कब से उस जानवी को देखे जा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो जानवी को पसंद करने लगा है। मीसा अपनी आंखें मलते हुए कहती है, तो करने दो ना, अच्छा ही होगा वो जानवी को यहाँ से ले जाए, और आप तो खुश हो जाएंगी। निर्मला उसके सर पर मारते हुए कहती है, पागल लड़की, अगर उस मनहूस ने निखिल को फंसा लिया तो तेरा क्या होगा? मैं तो कब से तुझे निखिल के साथ देखना चाहती हूँ। मीसा अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, मुझे उस पर टीचर निखिल के साथ देखना चाहती हो? मतलब मैं क्यों उसके साथ जाऊं? आखिर उसके पास है ही क्या? निर्मला उसे समझाते हुए कहती हैं, देख मीसा, निखिल किसका बेटा है? तेरे पापा के दोस्त रवि का। और उस रवि के पास कितना पैसा है, इस बात का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और ऊपर से निखिल उसका इकलौता बेटा है। और आज अगर तेरी शादी एक बार निखिल से हो जाए, तो तू राज करेगी। राज। मीसा के दिमाग में उसकी माँ का बोला हर शब्द अच्छे से घुस चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे अब किस पर ध्यान देना है। वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है, और अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखते ही निर्मला उसकी नज़र उतारती हैं और कहती हैं, अब जल्दी जा, मैंने निखिल के लिए कॉफ़ी बनाकर रख दी है, उसके कमरे में जाकर दे, और इसके बाद का इंतजाम मैं खुद कर दूंगी। मीसा हाँ में सिर हिलाती है, और अगले ही पल वो कॉफ़ी लेकर निखिल के कमरे में जाती है। वो बिना नॉक किए कमरे के अंदर घुस जाती है। इस समय निखिल नहाकर निकला था, और उसने एक टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। पहले तो मीसा उसे ऐसे देखकर वापस जाने का सोचती है, पर फिर उसे निखिल को फंसाने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा सोचकर उसकी ओर कदम बढ़ा देती है। निखिल उसे अचानक आया देखकर चौंक जाता है, और फटाफट अपने कपड़े निकालने लग जाता है। मीसा उसे देखते हुए कहती है, वो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। निखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की अचानक से बदल कैसे गई। कल तक जो उसे मारने को तैयार थी, वो आज कॉफ़ी लेकर आई है। वो उससे कहता है, कहीं इसमें जहर तो नहीं डाला ना तुमने, और मुझे मारना चाहती हो? मीसा उसको गौर से देखते हुए कहती है, हमारे इरादे तो कुछ और ही हैं। निखिल उसके ऐसे देखने से हड़बड़ा जाता है, और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है, और फिर उसके हाथ से कॉफी मग लेता है
और मीसा को जाने को कहता है। मीसा वहां से जाते हुए भी बार बार उसकी ही ओर पलटकर देखे जा रही थी। उसके जाते ही निखिल एक गहरी सांस लेता है और कॉफी पीने लग जाता है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आता है तो निर्मला उसके पास आती हैं और कहती हैं, बेटा निखिल, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? निखिल मुस्कुराकर कहता है, जी आंटी कहिए। निर्मला मीसा को आने का इशारा करती है और कहती है, वो बेटा, मुझे ना कुछ बहुत ज़रूरी सामान चाहिए था और मेरे सिर में सुबह से दर्द हो रहा है और मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी, इसलिए क्या तुम मीसा के साथ जाकर वो सामान ला दोगे? और मीसा को भी अपने लिए कुछ लेना है, वो भी ले आएगी। निखिल एक नज़र मीसा को देखता है। वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर वो निर्मला को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो निखिल बाहर खड़ी अपनी बाइक के पास जाता है और मीसा से कहता है, जल्दी बैठो। मीसा उसे हैरानी से देखती है और कहती है, कल तो हम रिक्शा में गए थे, तो आज ये बाइक? निखिल अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहता है, मैंने आज ही खरीदी है। कल शाम को ऑर्डर दिया था, आज सुबह वो देकर गए। मीसा उसे मुस्कुराकर देखती है और जाकर उसके पीछे बैठ जाती है। शाम तक वो दोनों घर वापस आते हैं और मीसा ढेर सारी शॉपिंग कर लौटी थी। अगले दिन शहर का एक बहुत बड़ा बंगला, जिसके गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ओबराय मेंशन लिखा था, के अंदर से पंडितों के मंत्र उच्चारण की आवाज़ आ रही थी। वो बंगला दिखने में किसी महल से कम नहीं था और उस बंगले के अंदर हर तरह की महंगी से महंगी कार खड़ी थी, जिसे देखकर ही ओबराय खानदान की शानो शौकत का पता चलता था। ओबराय मेंशन के अंदर एक लड़का, जो लगभग 27 से 28 साल का होगा, एक हवन कुंड के सामने बैठा था और उसके सामने एक औरत की मुस्कुराती हुई बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और उसके सामने पंडित बैठे हुए थे, जो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उस लड़के की आंखों में एक अलग ही जुनून था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो लगातार उस हवन कुंड में आहुति दे रहा था और उसके बगल में एक और लड़का बैठा था, जो दिखने में लगभग 20-21 साल का होगा। वो लड़का भी चुपचाप बैठा था और पहले वाले लड़के के साथ हवन कुंड में आहुति डाल रहा था और बार बार अपने सामने रखी तस्वीर को देखे जा रहा था। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी पास में ही एक कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और आंखें बंद कर बैठा था। पास में ही रखे एक सोफे पर एक औरत सज धज कर बैठी थी, जो अपना फोन चला रही थी। घर में क्या हो रहा है, उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी तस्वीरें लेने में बिजी थी। तभी पंडित जी सभी से कहते हैं, पूजा संपन्न हुई। पहले वाला लड़का हाथ जोड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है और बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और ऐसे ही दूसरा वाला लड़का भी उसके पीछे चला जाता है और वो बूढ़ा आदमी पंडित जी को दान दक्षिणा देता है और वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जानवी, सुहानी और निखिल अपनी क्लास में बैठे थे। तभी एक चपरासी जानवी के पास आता है और उससे कहता है, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और वो चपरासी वहां से चला जाता है। और तभी सुहानी जानवी से कहती है, जानू, तुझे सर ने क्यों बुलाया है? जानवी अपने कंधे उचका देती है और कहती है, पता नहीं, चल मैं जाकर देखती हूँ। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और जानवी वहां से प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चली जाती है। वहां पहुंचते ही जानवी दरवाजा खटखटाती है और प्रिंसिपल उसे अंदर आने को कहते हैं। प्रिंसिपल सर जानवी की ओर देखते हैं और उसे बैठने को कहकर आगे कहते हैं, देखो जानवी, आप हमारे कॉलेज की बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो और मैं बार बार आपको एक ही बात नहीं कह सकता। जानवी समझ जाती है कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कल तक सारी फीस भर दूंगी। प्रिंसिपल सर गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तो ठीक है, पर अगर आपने कल फीस नहीं दी तो मजबूरन मुझे आपको यहाँ से निकालना होगा। जानवी उनकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से बाहर चली आती है। कॉरिडोर में चलते हुए जानवी खुद से कहती है, अब क्या करूं, कल तक पूरी फीस भरनी है। एक काम करती हूँ, घर जाकर दादी से बात करती हूँ, शायद वो कोई रास्ता बता दें। ये सोचते सोचते जानवी अपनी क्लास में जाती है
और किसी के कुछ पूछने से पहले ही वहाँ से अपना बैग लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में जब वो घर पहुँचती है तो उसका सामना निर्मला से हो जाता है। वो जानवी को घूरती है और कहती है, आज क्यों घर पर घूमती फिर रही हो? जानवी सिर झुकाए कहती है, वो मामी जी, मैं बस। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला उसे कहती हैं, मेरी एक बात सुन ले, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करती हो या क्या नहीं, पर मेरी एक बात अच्छे से सुन लो और समझ लो, निखिल से जितना दूर हो सके दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनहूसियत उस बेचारे बच्चे के ऊपर भी आए, समझी? ये कहकर निर्मला तो वहां से चली जाती है, पर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। वहां जाते ही वो दादी को आवाज देने ही वाली होती है कि वो देखती है कि दादी अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़े रो रही थी। जानवी वहां दरवाजे के पास रुक जाती है। दादी उस तस्वीर को देखते हुए कहती हैं, प्रताप, अगर आज तू होता तो सब कितना अच्छा होता ना, मेरी गुड़िया भी खुश होती। आज देख हमारी क्या हालत हो गई है कि हम लोग तेरी और उर्मी की बरसी भी नहीं मना सकते। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।